राजेश खन्ना का चार्म, शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और किशोर कुमार की मनमोहक आवाज, इन तीनों को मिलाकर किसी बेहद ही मकबूल फिल्म की कल्पना की जाए तो वो होगी आराधना। मेरे सपने एसएस प्रोड्यूसर्स और शक्ति फिल्म्स के साझे प्रयास से बनी इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इसकी कहानी व पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक ने तथा संवाद लिखे थे रमेश पंत ने। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म के प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, सान्याल, मदनपुरी, अशित सेन, मनमोहन, अभि भट्टाचार्य, अनीता गुहा, CS दुबे आदि। फिल्म आराधना अपने मधुर गीतों के लिए भी याद की जाती है, जिनके संगीत तैयार किए थे सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। तकरीबन 31 मिनट 55 सेकंड की कुल लंबाई वाले 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोलते मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भौरे, सफल होगी तेरी आराधना, चंदा है तू मेरा सूरज हेतु, बागों में बाहर है और रूप तेरा मस्ताना। फिल्म के इन गीतों को अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और सचिन देव बर्मन ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आराधना साल 1969 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की, तो वो थी 2 रास्ते, जिसने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा इस साल कमाई के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर रही फिल्म एक फूल 2 माली, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और ये सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, यूं तो फिल्म आराधना को लिखने का श्रेय सचिन भौमिक को दिया गया, पर इसका कोर आइडिया साल 1946 में आई मशहूर अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म टू ईच हिज ओन से लिया गया था। वास्तव में इस फिल्म से प्रेरणा लेकर सचिन भौमिक ने 2 फिल्में लिखी। पहली फिल्म थी शशि कपूर की एक श्रीमान एक श्रीमती तथा दूसरी फिल्म थी आराधना। जब यह बात आराधना के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को पता चली कि दोनों फिल्मों की कहानी और उनके क्लाइमैक्स में काफी समानताएं हैं, तो वो चिंतित हो उठे। दरअसल तब तक एक श्रीमान श्रीमती की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। अतः शक्ति सामंत ने सोचा कि आराधना को बंद ही कर दिया जाए। लेकिन उसी शाम मशहूर लेखक गुलशन नंदा अपने एक साथी मधुसूदन कालेकर को लेकर शक्ति सामंत से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचे। वास्तव में इस मुलाकात की असली वजह थी फिल्म कटी पतंग की स्क्रिप्ट, जिस पर वो चर्चा करने वाले थे। लेकिन जब गुलशन नंदा ने परेशान शक्ति सामंत को देखा और उसका कारण जाना, तो उन्होंने मदद करने की ठानी। इस तरह से अगले कुछ घंटों में न केवल आराधना की कहानी में फेरबदल किए गए, बल्कि उसके क्लाइमैक्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। मूल कहानी के हिसाब से राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद फिल्म के सेकंड हाफ में किसी अन्य हीरो की एंट्री होनी थी, लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव करने के बाद राजेश खन्ना को ही पिता पुत्र की दोहरी भूमिकाओं में रखा गया। फैक्ट नंबर 3, इंटरनेट में उपलब्ध लगभग हर स्रोत में फिल्म का रिलीज डेट 27 सितंबर 1969 बताया गया है, जो कि सटीक नहीं जान पड़ता। दरअसल इस तारीख को फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया गया था। ऐसे में यह असंभव है कि जिस दिन फिल्म का सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस हो, ठीक उसी दिन उसे रिलीज किया जा सके। इसके पीछे के कारण को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आज की तरह उन दिनों फिल्मों की एडिटिंग डिजिटली नहीं होती थी। ऐसे में जिस दिन सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ठीक उसी दिन फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट्स में उसे नामुमकिन प्रतीत होता है। अगर ये किसी तरह से हो भी जाए, तो उन प्रिंट्स को तत्काल अलग अलग सिनेमा घरों तक भेज पाना ही मुश्किल होगा। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि 27 सितंबर 1969 को शुक्रवार का दिन नहीं था, जबकि उन दिनों फिल्में सामान्यतः इसी दिन रिलीज किए जाते थे। इस तरह से देखा जाए तो फिल्म इसके निकटतम शुक्रवार यानी कि 3 या 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ होगा।
हालांकि इसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। खैर, आप में से कोई दर्शक इस बारे में सटीक जानकारी रखते हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के लोकप्रिय गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू को देखकर यह बता पाना जरा मुश्किल है कि इसमें राजेश खन्ना और सुजीत कुमार का जीप वाला भाग अलग से शूट किया गया था, जबकि शर्मिला टैगोर वाला दृश्य अलग से। दरअसल जब इस दृश्य की शूटिंग दार्जिलिंग में की जानी थी तब शर्मिला टैगोर बिजी थी, ऐसे में वो दार्जिलिंग नहीं जा पाती। इस तरह से शक्ति सामंत ने केवल राजेश खन्ना और सुजीत कुमार वाला भाग वहां शूट किया तथा शर्मिला टैगोर वाला भाग बॉम्बे के एक स्टूडियो में ट्रेन का सेट लगवाकर फिल्म आया। इस तरह से दोनों दृश्यों को कर यह भ्रम पैदा किया गया कि दोनों एक ही फ्रेम के हिस्सा हैं। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में सुभाष घई ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है, जो कि फिल्म के सेकंड हाफ में राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में दिखते हैं। वास्तव में उन दिनों सुभाष घई एक अभिनेता के तौर पर सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ यह जानना भी मजेदार है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बेहद ही दिलचस्प घटना घटी थी। दरअसल इसके एक दृश्य के लिए उन्हें कार चलाना था, लेकिन उन्हें ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। उधर शक्ति सामंत को तनिक भी भान नहीं था कि सुभाष घई कार चलाना नहीं जानते। अतः जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला, सुभाष घई ने गियर डालकर कार आगे दी, जो कि असंतुलित होकर एक दीवार से जा सालों बाद जब फिल्म हीरो की शूटिंग के दौरान ऐसे ही एक दृश्य के लिए सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को जीप चलाने दी तो उन्होंने आराधना वाला घटना को याद किया। अतः जैकी से पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग आती है या नहीं, जिसके जवाब में जैकी श्रॉफ ने कहा था उन्हें बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग आती है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के लोकप्रिय गीत रूप तेरा मस्ताना को उन दिनों के हिसाब से सेंशुअल माना जाता है, जिसे देखकर यह भी लगता है कि इसकी शूटिंग में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को परेशानी हुई होगी। पर यहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसे केवल एक ही टेक में पूरा कर लिया गया था। बात करें इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो शुरू में सचिन देव बर्मन इसके धुन को अपने भटियाली गायन शैली में रखना चाहते थे, लेकिन किशोर दा को लगा कि इससे गाने की सेंसुअलिटी खत्म हो जाएगी। खैर, माथापच्ची के बाद इसे सचिन देव बर्मन के ही एक पुराने बांग्ला धुन आरोप अंदाज में रिकॉर्ड किया गया। फैक्ट नंबर 7, एक नायिका के तौर पर फरीदा जलाल की यह गिनी चुनी फिल्मों में से एक है। इसके शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो कहती है कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अक्सर मुझे रेनू मोटी कहकर और शूटिंग में उपस्थित सभी क्रू मेंबर चुपचाप इसका मजा लेते। हालांकि राजेश खन्ना के ऐसा कहने में भी एक प्यार और अपनत्व था, जिसे महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऊपर ऊपर मैं उन पर गुस्सा दिखाती थी। फैक्ट नंबर 8, शर्मिला टैगोर बॉलीवुड के उन भाग्यशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिनका फिल्मी करियर शादी के बाद भी सफल रहा। जिन दिनों फिल्म आराधना के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उनके गर्भ में सैफ अली खान पल रहे थे। खैर, यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि शर्मिला टैगोर से पहले यह भूमिका अर्पणा सेन और आशा पारेख को भी ऑफर की गई थी, पर दोनों ने ही फिल्म को यह कहकर मना कर दिया था कि वो इसके सेकंड हाफ में राजेश खन्ना की मां नहीं बनना चाहती। फैक्ट नंबर 9, फिल्म आराधना का शीर्षक शुरू में इसकी मुख्य नायिका के नाम पर वंदना रखा जाना था, जो कि शक्ति सामंत को सटीक नहीं जान, अतः उन्होंने इसे बदलकर आराधना कर दिया। खैर, यहाँ आपको बताते चलें कि इस फिल्म को बांग्ला में भी डब करके रिलीज किया गया था, जिसके गाने भी बांग्ला में ही थे। आगे चलकर साल 1974 में इस फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषा में भी रीमेक किया गया, जिनके नाम थे क्रमशः शिवगामिन सेल्वन और कन्नावारी कलालू। फैक्ट नंबर 10, साल 1969 ऐसी 1971 के बीच राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों में आराधना को भी शामिल किया जाता है, जो कि इस सिलसिले की पहली थी। गौरतलब है कि कुछ लोग कहते हैं इस दौरान राजेश खन्ना ने 17 नहीं बल्कि 15 हिट फिल्में ही दी थी। हालांकि दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हैं। इन 17 में से केवल 15 में ही राजेश खन्ना 16 हीरो थे और बाकी के 2 फिल्मों मर्यादा और अंदाज में
उनके साथ क्रमशः राजकुमार और शम्मी कपूर भी हीरो के तौर पर नजर आए थे। फैक्ट नंबर 11। इस फिल्म के दिल्ली में प्रीमियर के दौरान वहां राजेश खन्ना भी मौजूद थे, लेकिन मेहमानों और दर्शकों ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन दिनों उनके बैक टू बैक कई फिल्में पीट गई थी। ऐसे में राजेश खन्ना चुपचाप स्टेज के एक कोने में थे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे लगी वैसे वैसे मेहमानों और दर्शकों पर राजेश खन्ना का सुरूर लगा और फिल्म होते होते ये आलम रहा कि हर कोई उनका दीवाना बन गया और उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 12। राहुल देव बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के गानों से एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि जब मैं इसके गानों की रिकॉर्डिंग को लेकर किशोर दा से मिला तो उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, प्यारे पंचम, तुम इस फिल्म के हीरो को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि किशोर दा ने फिल्म के लिए गाने से मना कर दिया। मैं देर तक उनसे इसका कारण पूछता रहा, तब कहीं जाकर उन्होंने बताया कि जब तक फिल्म का हीरो मुझसे नहीं मिलेगा तब तक मैं इसके कोई भी गाने नहीं गाऊंगा। अगले दिन सचिन देव बर्मन राजेश खन्ना को लेकर किशोर दा से मिले, जहां डरते डरते राजेश खन्ना ने उनसे पूछा कि क्या बात है। उस दिन किशोर दा ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि इधर उधर की बातें करते रहे। इस घटना के बारे में शक्ति सामंत ने कहा था कि वास्तव में किशोर दा राजेश खन्ना ऐसी इसलिए मिलना चाहते थे ताकि वो उनके हाव भाव को अच्छी तरह से समझकर गानों को गा सके। फैक्ट नंबर 13। साल 1969 के बिना का गीत माला में इसके 2 गीतों को जगह मिली थी, जहां मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू को 14वां तथा कोरा कागज था ये मन मेरा को 33वां स्थान मिला। इसके अगले साल 1970 के गीतमाला में इसके 3 गाने जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां कोरा कागज था ये मन मेरा को 15वां, बागों में बाहर है को 20वां और रूप तेरा मस्ताना को 22वां स्थान मिला। फैक्ट नंबर 14। सचिन देव बर्मन के बारे में विख्यात था कि वो किसी भी अभिनेता के लिए प्लेबैक नहीं करते थे। वो अक्सर वही गीत गाते थे जो कि फिल्म के बैकग्राउंड में प्रयोग किया जाता। कई बार यूं भी हुआ कि उनके द्वारा गाए हुए गीत फिल्म की अभिनेत्री पर फिल्माए गए, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट बात थी। साल 1963 की फिल्म बंदनी के गीत मेरे साजन है उस पार के बाद ये एक और मौका था जब फिल्म आराधना के गीत सफल होगी। तेरी आराधना को फिल्म की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया और इस गीत के लिए S.D. बर्मन को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फैक्ट नंबर 15। फिल्म आराधना से पहले राजेश खन्ना एक असफल अभिनेता माने जाते थे और शक्ति सामंत के लकी मास्कट शम्मी कपूर का कैरियर भी ढलान पर पहुंच गया था। ऐसे में फिल्म आराधना की सफलता से राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की जोड़ी की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफलतम जोड़ी में से एक माना जाता है। आराधना के बाद दोनों ने फिल्म कटी पतंग अमर, प्रेम और अनुराग जैसी अन्य सुपरहिट फिल्में भी दी। और 1974 के बाद जब राजेश खन्ना की फिल्में पीटने लगी तो शक्ति सामंत भी उनके गिरते कैरियर को नहीं बचा पाए और अनुरोध व महबूबा जैसी घोर असफलता के बाद दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का दामन लिया। तो ये थी साल 1969 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म आराधना पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।